पिताजी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियं भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान फनकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी गाई रचनाएं आप बरसों से सुनते रहे हैं। बहुत नाम है उन दोनों का, दोनों जीवन साथी हैं। संगीत के क्षेत्र में दोनों का अपना मकाम है। मैं आपको मिलवा दूं उन दोनों से। आप हैं रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़। प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और है, खाली दिल आँखों से कहने का मजा कुछ और है। काम वो दुनिया जिसे कहती है कि ना कीजिए, काम वो दुनिया जिसे कहती है कि ना कीजिए, चोरी चोरी उसको करने का मजा कुछ और है। प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और है, कुछ और है। सुना था ज़मीं पर उतरती है हूरें, तुम्हें जब से देखा यकीन आ गया है। हंसी और भी थे ज़माने में, लेकिन आँखों ने मेरी तुम्हें चुन लिया है। हम सफर मन चाहा जिसको मिल जाता है प्यार में, उस पर जान निसार करने का मजा कुछ और है, खाली दिल आँखों से कहने का मजा कुछ और है, कुछ और है। वाह वाह, बहुत खूब। और आप दोनों ने यहाँ आकर के हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं, और आपका चांद आपके साथ मौजूद है, और मैं समझता हूँ ये भी आपकी जिंदगी की चांदनी है। तो शुरू किया जाए सिलसिला। जी, ये बताइए कि सरगम से आपका लगाव कब हुआ, कैसे हुआ? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ संगीत आठों पहर गूंजता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित चतुर्भुज राठौड़ ध्रुपद के एक बहुत ही बड़े गायक थे। मेरे बड़े भाई श्रवण राठौड़ जो नदीम श्रवण संगीतकार हैं, और मेरा छोटा भाई विनोद राठौड़। तो ये विरासत में ही संगीत हासिल हुआ। तो बचपन में मुझे याद नहीं है कि कब से जुड़ा, क्योंकि वो खेल खेल में ही हमने तालीम जो है, बचपन की जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी, वो खेलते खेलते ही हमने हासिल की। और पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था, तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे एक हॉल है, तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई जब मैं 6 साल का था। आपने बताया कि आपके पिताजी ध्रुपद के बहुत नामी गिरामी और सम्मानित कलाकार थे। भाई आपके श्रवण राठौड़ नामी संगीतकार हैं, विनोद जी सिंगर हैं, और सिंगर आप भी हैं जी। लेकिन आप मशहूर रहे तबला वादक के रूप में। जी। गायन की दुनिया में आप बाद में आए। जी। तो तबला ही जो है साज के रूप में आपने चुना, और वो तो घर में
चाहते तो आप पिताजी से शुरू में वोकल ट्रेनिंग दे सकते। हाँ, संगीत की तरह मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा, और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। क्या बात? हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा, कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया। सोनाली जी, आपने किनसे तालीम ली संगीत की? वैसे बचपन से ही मुझे गायन और नृत्य, ये दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार था। हाँ जी। और चूंकि मेरी माँ एक नृत्यांगना भी रह चुकी है, तो मेरे घर में ये माहौल संगीत का शुरू से मिला। और दोनों, मेरे मम्मी और पापा दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है अच्छा संगीत सुनने का। तो मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट गाया करती थी स्टेज पर। और हमारे गुजरात के एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, जिनका बहुत नाम है और बहुत गुणी कलाकार है। तो उनके साथ मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म करती थी। कुछ मेरी उम्र 6-7 साल की थी। तो ऐसे करते करते जब मैं 9 साल की हुई तो एक कार्यक्रम हुआ था बम्बई में, गीत त्रिवेणी के नाम से, भारतीय विद्या भवन में हुआ था ये कार्यक्रम। और उसमें गाने के लिए आए थे श्री के महावीर जी, जो बहुत अच्छे गज़ल गायक थे, और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिन्होंने मराठी में गाया, और पुरुषोत्तम उपाध्याय, उन्होंने गुजराती में गाया। और उसी कार्यक्रम में मैंने भी एक गुजराती गीत गाया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो मेरी माँ ने कहा कि चलो, हम हृदयनाथ जी आए हैं इस प्रोग्राम में गाने के लिए और कोशिश करते हैं कि भाई अगर वो सिखाने के लिए मंजूर राज़ी हो जाए। तो उनसे बात की और उन्होंने सुना मुझे, उन्होंने कहा ज़रूर मैं सिखाऊंगा इस लड़की को। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि तब से मैं उनसे गायन सीख रही हूँ, आज भी उन्हीं से सीख रही हूँ। और इसी बीच मैंने क्लासिकल मौसीकी की तालीम उस्ताद फयाज़ अहमद खान साहब और उस्ताद नियाज़ अहमद खान साहब से भी ली है, जो कि किराना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो गायन की बात हो गई। नृत्य की तरफ आपका रुझान नहीं हुआ, जैसे कि आपने बताया? मैंने नाना कासार करके एक गुरु थे, उनसे मैंने भरतनाट्यम सीखा। लेकिन उसके बाद मेरा नेचुरल जो रुझान था वो गाने की तरफ ही था। तो किस उम्र में आपने अपना पहला, ये कहने की कमर्शियल एक तरह से परफॉर्मेंस जो होता है, जैसे कमर्शियल, तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, बचपन में ये सब कार्यक्रम जो होते थे गुजराती में, तो मैं, वो सारे कमर्शियली कार्यक्रम थे जिसमें मैं सबसे छोटी आर्टिस्ट थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने सोलो परफॉर्मेंस जो मेरा था, बल्कि ये कहूँगी कि मेरा सोलो एल्बम सबसे पहला रिलीज़ हुआ 1984 में म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसका नाम था आगाज़। ये गज़लों का मेरा पहला एल्बम। तो हम भी आगाज़ करें। बताइए कौन सी गज़ल आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? नहीं, खैर, हम दोनों का जो पहला एल्बम था, हम दोनों की गायकी का साथ में जो आगाज़ किया हमने जिस एल्बम से, इशारा उसका नाम था, उसी की गज़ल से शुरू करेंगे। जमाना, वो मेरी मोहब्बत
गुजरा जमाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना। कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे? अब्बा जी का आना जाना रहता था, उस्ताद अल्लाह रखा साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था। आप तो सीखते थे पिताजी से, यानी कि वो तो आपके गुरु थे ही, और कौन कौन उनसे सीखने आता था? हाँ, कल्याण जी भाई ने काफ़ी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, निर्मल उदास, मनहर उदास, फिर नदीम भाई, श्रवण भाई तो थे ही, हम लोग थे। सुनाली जी, आपका जो पहला एल्बम आया आगाज हो गया, उसके बाद में फिर वो यात्रा अभी तक थमी नहीं है, चल रही है और आगे भी चलती रहे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। वो अनुभव जो है आपका, उसके बारे में बताइए। जब पहले कोई इस तरह से चीज हमारी आती है, एक तरह का क्रिएशन होता है, वो भी एक आर्टिस्ट के लिए, और बड़ा उसकी महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो पूरी हो जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं होता है। कैसा लग रहा था आपको? मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने गाना सीखना शुरू किया, तो चूँकि मुझे बचपन से ही रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था, और बचपन में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी मेरे प्रिय गायक थे, और उनके गाने मैं खूब गाया करती थी घर में, और नहाते उठते बैठते सोते, मतलब इन्हीं के गाने गाया करती थी। तो जब मैं उनके भाई, आशा जी के भाई से मिली, हृदयनाथ मंगेशकर जी से, और जब गाना सीखना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये पूछा कि भाई तुम क्यों गाना सीखना चाह रही हो, तुम्हारी क्या एम्बिशन क्या है? तो मैंने सोचा, मन में सोचा कि ये तो, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था उनके कि भाई ये कितने बड़े कलाकार हैं। मैं तो ये सोचा ये लता जी के भाई है, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो फिल्मी गाने गाना चाहती हूँ, प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, इसीलिए गाना सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में तानपुरा है? मैंने कहा हाँ, ये तो मेरी माँ का पुराना तानपुरा है,
तो बोले उसको कभी बजाया? मैंने कहा नहीं, वो तो कहीं पड़ा होगा, मालूम नहीं। तो खैर उन्होंने वो तानपुरा साफ किया और उन्होंने कहा ठीक है, फिल्मी गाने तो ज़रूर मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सारेगा ये ज़रूरी है सीखना। तो तब तो मैं बचपन में इतने स्टेज पे ज़्यादा गाती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और यहाँ पे मतलब कहीं भी बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, तो मुझे हमेशा प्रोग्राम में वंस मोर मिलता था और बहुत लोग कहते थे कि ओहो इतना अच्छा गाती है। और हालांकि मैं गुजराती बिजनेस परिवार से हूँ, तो हमारे घर में ऐसा घरानेदार गाना बजाना तो है नहीं। तो जब मैं बचपन में गाती थी स्टेज पे, तो बहुत सारे लोग आके मेरी माँ को पूछते थे कि आपने कैसे इसको सिखाया गाना, कैसे ट्रेन किया। हालांकि मैं सुन सुन के ही नेचुरल गाती थी। तो खैर मैं समझती कि मैं तो बहुत बड़ी सिंगर हूँ और ये तो मैं इनसे गाना सीख लूँगी अभी चंद दिनों में और प्लेबैक सिंगर बन जाऊंगी। तो खैर उन्होंने तानपुरे पे पहले दिन यमन सिखाया और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे से एक भी सा भी नहीं लग पाया, क्योंकि पहले से मुझे हारमोनियम पे गाने की आदत थी। तो तानपुरा जब उन्होंने छेड़ा तो मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन सी बला है। और मैंने उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझ में एक अजीब सी एक लगन थी और जिसको मैं कहूँगी एक आग थी, जो मुझे लगा कि अच्छा ये मैं क्यों नहीं कर पाई। और उस दिन से जो है मेरा सारा जो है प्लेबैक सिंगिंग का और फिल्मी म्यूज़िक का सब भूत उतर गया और मैंने सीरियसली क्लासिकल मौसीकी सीखना शुरू किया उनसे। उसके बाद 1984 में एक ये चांस की बात थी कि उस वक्त गज़ल का दौर चल रहा था 1980s में, और मैंने कोई ऐसा ख़ास इरादा नहीं किया था कि मैं सिर्फ एक गज़ल गायिका बनूंगी। लेकिन उस वक्त म्यूज़िक इंडिया ने ऑफ़र दिया कि भाई आप एक गज़ल का एल्बम करने में इंटरेस्टेड होंगी क्या? तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर, क्योंकि मैं उर्दू भी सीखी हुई थी बचपन में। तो मैंने पहला मेरा एल्बम किया आगाज़ के नाम से और बहुत उसको अच्छा प्रमोशन मिला कंपनी की तरफ से और प्रेस वालों ने भी अच्छा कवरेज दिया और एज ए गज़ल गायिका मैं पहले ही एल्बम से एस्टेब्लिश हो गई। उसमें जो गज़लों का सिलेक्शन था वो उसमें आपकी क्या भूमिका थी, या सारी चीज़ें तय हो गई थी फिर ये बता दिया गया कि आपको ये गज़लें गानी है? नहीं, मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट था सिलेक्शन में, और बल्कि एक जो गज़ल थी उसमें उनके बगैर हम जो गुलिस्तां में आ गए। अब आप ही ऐसे आप ऐसे बता देंगे तो कैसे चलेगा काम, थोड़ा सा गुनगुना के बताइए ना। वैसे आप दोनों से बात करते हुए यही महसूस हो रहा है कि हम भी गुलिस्तां में आ गए हैं। अब रूप कुमार जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा? कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो है वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई और कुछ चीज़ें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरकवा खां साहब, उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में
बिठाई और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। सोनाली जी, गज़ल और गीत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। गज़ल की अदायगी में सबसे ख़ास बात आपको कौन सी ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहले तो तलफ़्फ़ुज़, उस गज़ल को गाते समय अगर उसके मायने अगर आपको सही मालूम हो तो फिर वो अंदाज़ निराला ही होता है। और गायकी के स्तर पे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये अपनी गायकी पे डिपेंड करता है कि आपके गले में कितने खटके मुर्कियाँ हैं। तो उसी तरह और जो कॉम्पोज़िशन की डिमांड है उसी को ध्यान में रख के हम गाते हैं, चाहे वो गज़ल हो, गीत हो या फिल्मी गीत हो। नहीं, मुझे लगता है कंपोजिशन का एक अलग रंग है जिसे हम गज़ल कहते हैं। जैसे एक मुखड़ा है, अगर उसको मैं उसकी कंपोजिशन अगर मैं गज़ल नुमा करता हूँ तो वो गज़ल हो जाती है, और अगर उसको मैं गीत नुमा उसको कंपोज करता हूँ तो वो गीत बन जाता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे साजों के स्तर पे भी गज़ल में पहले कुछ गिने चुने साज हुआ करते थे और वो गज़ल के साथ जुड़े हुए थे जी। लेकिन आजकल हम देखते हैं गज़ल के साथ में गिटार का भी इस्तेमाल हो रहा है और सिंथेसाइजर भी आ गया है और उसमें तो और भी बहुत सारे वाद्यों की पूरी आवाज़ आ जाती है। तो ये भी थोड़ी सी एक तब्दीली जिसने गज़ल को एक अलग तरह का थोड़ा सा रंग दे दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर चीज़ में बदलाव आया है। इंसान के रहने से, खाने से, पीने से, पहनावे से, पोशाक से लेकर के हर चीज़ में बदलाव जो है वो ज़रूरी भी है। तो मुझे लगता है कि गज़ल में भी ये बदलाव ज़रूरी था, क्योंकि पहले गज़ल जो थी वो सीमित चार दीवारों में या छोटे छोटे जलसों में, छोटी महफिलों में ज़्यादा गाई जाती थी या छोटी छोटी बैठकों में। आज जो है वो गज़ल आवाम तक पहुंच गई है। आज स्टेडियम में गज़लों के शो होते हैं जहां 20 से 25 हज़ार लोग होते हैं। अभी मैं बनारस गया था तो बनारस में करीब 1 लाख लोग प्रोग्राम में बैठे हुए थे। तो ये इतना वास्ट इसकी पहुंच हो गई है और इतनी इसकी डिमांड या इतनी इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है कि अब जो है लोगों को भी सुनने के साथ साथ देखना भी चाहते हैं। पहले के ज़माने में ये होता था कि सिर्फ कानों से संगीत सुना जाता था, रेडियो एक माध्यम था, उससे लोग संगीत को सुनते थे। आज जो है वो माध्यम बदल गए हैं और हर चीज़ बदल गई है, तो कानों के बदलाए आँखों के लिए कुछ ज़्यादा इन दिनों जो है संगीत आप देखते हैं कि शोमैनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के ज़माने में मुंह में पान लगा हुआ है, बगल में थैला है, थोड़ा सा मैला कुर्ता है तो वो कलाकार नजर आता था। आज के कलाकार जो है वो फैशन डिजाइनर के क्लोथ पहनते हैं। नहीं, और मेरे ख्याल से बेगम अख्तर के ज़माने में जो हमारे साजिंदे थे, संगीतकार थे, वो जानते भी नहीं थे कि भाई गिटार किस बला का नाम है। गिटार इतना प्रचलित नहीं था इंडिया में, या ज़्यादा दूसरे इंस्ट्रूमेंट है सिंथेसाइज़र। तो आज जो है दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि वहाँ का हर इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ गया है इंडिया में, और ये चूँकि फिल्मी गानों में भी यूज़ होता है। और आज जब हम एक गज़ल का एल्बम रिकॉर्ड करते हैं या आप कह लीजिए नॉन फिल्मी एल्बम, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ रहेगा, तो जब एक नॉन फिल्मी एल्बम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ग्रेंजर जो है ये हमें टक्कर लेनी होती है एक फिल्मी गाने से, क्योंकि एक फिल्मी गाना भी बजता है टीवी पर जो लोग देखते हैं, जिसमें शाहरुख खान एक्टिंग करता है, तो वो उनके दिलो दिमाग पर वो गाना छा जाता है कि हाँ शाहरुख खान ने ये एक्टिंग की है, ये उस गाने में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजे हैं। तो उसके बाद जो है एक नॉन फिल्मी गाना जब बजता है तो उसमें अगर सिर्फ एक तबला और एक सारंगी हम इस्तेमाल करें तो वो आज की ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आपको लगता नहीं कि कमर्शियल एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए कई बार इससे ये होता है कि एक जो एक अंदाज है, हाँ वो डेफिनेटली वो उसकी जो असली जो फ्लेवर है वो कहीं हम लोग उसको वो चली जाती है। ये पिछले दिनों एक एल्बम, बड़ा खूबसूरत एल्बम रिलीज़ हुआ था जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था। ऐसा कोई जिंदगी से
वादा तो नहीं था, ओ ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। ओ तेरे लिए रातों में चांदनी उगाई थी, तेरे लिए रातों में चांदनी उगाई थी, क्यारियों में खुशबू की रोशनी लगाई थी, जाने कहाँ टूटी है डोर मेरे ख्वाब की, जाने कहाँ टूटी है डोर मेरे ख्वाब की, ख्वाब से जागेंगे सोचा तो नहीं था, सोचा तो नहीं था, ओ ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। तबले में आपने भी बहुत नाम कमाया, लेकिन उसके बाद में ट्रैक बदल दिया आपने गाने का। ये कुछ बताइए कैसे बदल दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहला पैशन तो आपका प्यार जिसे कहते हैं तबला ही था। आज भी वही है। अच्छा। आज भी तबला उतना ही प्यारा है, लेकिन 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज अ तबला प्लेयर ही गया था, मुंबई में। और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था ग्रीन रूम में, मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही, और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा। तो वो बात को थोड़ा सा टाइम हो गया, अरसा हो गया, उसके बाद में फिर मैं बिजी हो गया एज यूजुअल अपने तबला बजाने में। फिर एक दिन की बात है कि जब एक प्रोग्राम था पिताजी का, शास्त्रीय गायन का प्रोग्राम था, तो मैं उनके साथ चला गया। प्रोग्राम का टाइम हो गया और वो बड़े टेंशन में थे कि एक तानपुरे वाला उनका आया नहीं था, जो पीछे जो शागिर्द था वो आया नहीं था, तो वो बहुत टेंशन में थे और मुझे कहने लगे कि अभी क्या होगा। मैंने कहा उसमें क्या, मैं बजा लेता हूँ, मैं बैठता हूँ। अरे बोले तू कैसे? मैंने कहा नहीं मैं तानपुरा बजाना मैं बजा लूंगा। तो मैं उनके पीछे बैठ गया, उन्होंने गाना शुरू किया और 15-20 मिनट बाद में वो भूल गए कि बेटा बैठा हुआ है। वो शागिर्दों की उन्हें आदत थी कि वो थोड़ा सा गा के फिर शागिर्दों को तरफ इशारा करते थे कि हाँ भाई तुम भी सुर लगाओ या तुम भी साथ में मतलब अस्थाई गाओ। तो जो दूसरा जो शागिर्द था उसने तो अस्थाई गाना शुरू किया, उसने सा लगाना शुरू किया, और मेरी ये हालत थी कि धरती मैया अभी फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तो वो पहले दिन का एहसास, वो शर्मिंदगी कि मैं इतने बड़े गायक का बेटा, तो मुझे बहुत शर्म आई उस दिन। और उस दिन मैंने मन में एक इरादा किया कि नहीं, तो वहाँ से जो है मेरे दिमाग में मैंने प्लानिंग शुरू की कि ओके ठीक है, ये 84 ये साल जो कमिटमेंट है मेरे मैं पूरा करूँगा, और 1 जनवरी 85 से मैं तबला बजाना छोड़ के गाना शुरू करूँगा। और आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान फनकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़। 1985 में मेरा एक एल्बम रिकॉर्ड हुआ था, लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी, खजाना। तो इन्होंने तो तबला छोड़ दिया था, और बल्कि मैंने ही राय दी थी पहले। तो मैंने कहा देखो भाई मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, सिर्फ तुम मेरी रिकॉर्डिंग में बजा लेना। तो मेरी खुशकिस्मती रही कि उसमें उन्होंने बजाया है तबला। तो ये हमारा एक यादगार रिकॉर्ड है। तो अभी कोई यादगार रचना भी सुना दी जाए श्रोताओं को। मेरी पहली गजल सुनाता हूँ मैं, जो मैंने पहली गजल मेरी करियर की मैंने रिकॉर्ड की। मुराद लखनवी साहब एक बड़े अच्छे शायर हैं। छाई जितनी गुलों पे लाली है, छाई जितनी गुलों पे लाली है, उनके रुखसार से चुरा ली है। क्या बात है। और की दवा जितनी दर्द उतना बढ़ा, की दवा जितनी दर्द उतना बढ़ा, इश्क की चोट भी निराली है। क्या बात है। ये सुना रहा हूँ।
इश्क की चोट भी निराली है, छाई जितने गुलों पे लाली है। वाह वाह वाह, हमारे तो प्रोग्राम पे लाली छा गई। सोनाली जी, आप ये बताइए, इन्होंने तो बड़ा ये यादगार प्रसंग सुना दिया है। स्टेज पर कोई ऐसा कोई संस्मरण आपको याद है जब आप की परफॉर्मेंस चल रही है, कोई खास बात उसी से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग हो? एक जापानीज कंपोजर है, उनका नाम है रिची साकामोटो, जिन्होंने लास्ट एम्परर फिल्म में म्यूजिक दिया था और उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है ज़ीरो लैंडमाइन के नाम से, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड का म्यूज़िक लिया है और अलग अलग देशों से अलग अलग आर्टिस्ट को उन्होंने उनसे गाना गवाया। और पूरे मतलब मैंने यहाँ पे एक कुछ थोड़े से संस्कृत श्लोक गाए थे और कुछ आलाप किया था। सुल्तान खान साहब थे सारंगी पे और टेलविन सिंह ये तबले पे थे। और इस तरह से और भी देशों से उन्होंने म्यूज़िक रिकॉर्ड किया और पूरा उन्होंने एक सीडी बनाई है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे दावत दी थी लाइव शो करने के लिए टोक्यो। तो ये मैं कभी भूल नहीं सकती, ये अविस्मरणीय मेरे लिए घटना थी कि करीब 100 म्यूजिशियंस का ऑर्केस्ट्रा था, जापानीज म्यूजिशियंस थे सारे, और इतने डेडिकेटेड म्यूजिशियंस और इतने कमाल के म्यूजिशियंस थे। और मेरा कुछ 7 मिनट का पीस था जो मुझे गाना था, लाइव टीवी पे रिकॉर्ड कर रहे थे वो। तो वो 7 मिनट के लाइव पीस के लिए कम से कम मैंने 2 दिन सुबह से रात उन्होंने रिहर्सल करवाई। और पूरा जो एक वो एटमॉस्फेयर था वो इतना मेरे लिए यादगार है। और मिस्टर साकामोटो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो खुद पियानो पर बैठे थे और वो कुछ अद्भुत मौका था मेरे लिए जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। वैसे गीत की ज़बान अलग अलग हो सकती है लेकिन संगीत की ज़बान एक होती है और वो सारी दुनिया को जोड़ देता है। संगीत से आप दोनों भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अब आप पर आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे एक सुर से फिर दूसरे सुर पर सवाल का अगला सुर मेरा यही है कि वो ये जो आपको जुनून सवार हो गया कि अब मुझे सिंगर बनना है, तो इसके लिए कुछ दिन आप कट गए होंगे, मतलब जहाँ पर आप परफॉर्मेंस देने जाते थे खासतौर से तबले के तौर पर उस पर संगत देने के लिए। नहीं, उसके लिए ऐसा हुआ कि जैसे मैंने सारे सिंगरों को ये कह दिया था कि भाई मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो मैं 1 जनवरी से जो है बजाना छोड़ दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे भरोसे ना रहिए, अपनी अपनी डेट्स जो हैं वो और किसी तबले वाले को आप दे दीजिए। तो 1 जनवरी से जो है मैंने सारे कॉन्सर्ट बंद कर दिए। लेकिन वो जो टाइम था जो जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 26 तक, ये 25 दिन मैं घर रहा और 24 घंटे घर में रहा और सोच में रहा कि शुरू कहाँ से करूं, गाना शुरू कहाँ से करूं। और मुझे बराबर याद है कि पिताजी हमारे रात में 1-1:30 बजे उठते थे और वो मेरी तरफ बड़ी रहम की नज़र देखे और मेरे सर पे हाथ फेरते थे और उनको ऐसा लगता था कि इस मेरे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ मंत्र विद्या कर दी है और ये अच्छा खासा इसका सारा काम चौपट करवा दिया और इसके दिमाग में कुछ डाल दिया है किसी ने। और मैं भी उनकी हालत समझ सकता था कि एक बाप होने के नाते कि एक जवान बच्चा जो इतनी शोहरत इतनी बुलंदी पा गया है 4 साल में, इतना उसका फाइनेंशियली इतना ही स्ट्रांग है और अचानक से गाना शुरू कर रहा है। गाना तो इसने कभी सीखा नहीं है, गाना इसको आता नहीं है, ये कहाँ से शुरू करेगा, ये उनका मानना था। ये उनका मानना था और यही फैक्ट भी यही थी, सच्चाई भी यही थी। लेकिन वो हालात ऐसे थे कि मेरे से वो उनकी हालत देखी नहीं गई कि ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उनको अफसोस हो रहा था इस बात का। तो मैंने अपना एक टिकट बनाया लंदन का और वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त थे, क्योंकि उससे पहले मैं 8-9 बार लंदन जा चुका था, तो मेरी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग थी जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं बम्बई छोड़ करके, वहाँ जा करके कुछ साल सेटल हो जाएंगे, वहाँ जा करके कुछ महीने एटलीस्ट काम वाम करते हैं। तो मैंने अपना टिकट बनवाया। जैसे मेरे पास टिकट आया तो मैं पिताजी के पास पहुंचा। मैंने कहा देखो मेरे को लंदन से टिकट आया है, मेरा प्रोग्राम है वहाँ गाने का।
तो उनको और शौक लगा कि अरे बाप रे, गाना तो अभी शुरू नहीं हुआ, इससे पहले इसका प्रोग्राम वहाँ ये गाएगा क्या। लेकिन चलो, उनको ये खुशी हुई कि इस माहौल से वो भी आज़ाद हुए, मैं भी आज़ाद हुआ। मैं 26 जनवरी को लंदन चला गया। लंदन जाने के बाद में फिर मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया। हारमोनियम था, मैं था, किताबें थी। मैंने खूब रियाज करना शुरू किया। कितने घंटे? मैं 12-12 घंटे हारमोनियम के साथ बैठता था। और चूंकि मेरी आवाज़ उस वक्त बड़ी थिन वॉइस थी, पतली आवाज़ थी, क्योंकि तबला इतने सालों मैंने जो तबला बजाया था, तो तबले में कई बार तोड़े पढ़न हमको करनी पड़ती या डांस के साथ बजाना पड़ता है। तो एक खास किस्म का एक टोन हम लोग यूज़ करते हैं जैसे तबले में। कैसे मतलब? तो इस तरह का एक टिपिकल एक टोन शार्प के उसको खरज में या बहुत लो में नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें वो फायर खत्म हो जाती है। तो वो करते 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 आवाज नेचुरल ऐसी आवाज हो गई थी। एक अलग आवाज बनाने के लिए काफी टाइम लगा। तो हमारे शास्त्रों में बुजुर्गों से सुना था, गुरुओं से सुना था कि भाई सुबह का जो रियाज है वो भी सूर्योदय से पहले का, जो ब्रह्म मुहूर्त हम लोग कहते हैं, तो वो 4:30 से 5:30 या 6 बजे जो जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, उससे पहले आपका रियाज खत्म हो जाए और वो सिर्फ नाद ब्रह्म, सिर्फ एक्सरसाइज हो आपकी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से वॉइस थोड़ा सा बनाना शुरू किया और एक जुनून था एक दिमाग पे, एक जिद भी थी कि नहीं अब तो कूद पड़े हैं तो अब तो पार होना ही है। और शौक भी था, प्यार भी था, ये भी नहीं कि सिर्फ मजबूरी या हालात करवा रहे, ये भी नहीं था। आई वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट। वहाँ फिर मैंने किताबों में से गज़लें निकाल निकाल के अपना एक अलग स्टॉक बनाया मैंने, क्योंकि औरों की गज़ल मैं कब तक गाता, तो कुछ अपनी गज़ल मैंने तैयार करी। और वहाँ 1 महीने बाद फिर मैंने प्रोग्राम जो है छोटा मोटा प्रोग्राम करना शुरू किया। पहले घर की बैठकें की मैंने, वो सक्सेसफुल हुई। फिर थोड़ा होटल में छोटा मोटा कमरा लेकर के वहाँ दोस्तों में, फिर बैंक्वेट तक पहुँचा। तो वहाँ मैं करीब 2 महीना रहा। मैंने 16-17 प्रोग्राम जो है हुआ। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं ये तो हो गया। फिर मैं बम्बई आया वापस, मार्च में बम्बई आया मैं। और बम्बई आने के बाद फिर मैंने पिताजी को कहा कि भैया ये तानपुरा, ये मैं और ये आप। तो फिर उन्होंने कहा बेटा आज से तुम्हारी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो फिर सारे गमा पता नहीं था जो है वो फिर उन्होंने मेरे को 85 में मार्च से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में 85 जून में म्यूजिक इंडिया ने मुझे साइन किया, मेरा डबल एल्बम उन्होंने। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं एज ए तबला प्लेयर कितना पॉपुलर होऊंगा, क्योंकि किसी आर्टिस्ट की डेब्यू 2 रिकॉर्ड से हो, बिल्कुल सही बात है, वो आज तक किसी आर्टिस्ट को नसीब नहीं है। वो मेरे ही हिस्से में आया है कि मेरी डेब्यू एल्बम जो था वो डबल एल्बम था, और जिसमें तबला भी मैंने बजाया था, गाना भी मैंने गाया था। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपने नसीब को बदलने में आपने जो वो मेहनत की लंदन वाली, मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसका बहुत बड़ा था। और एक शेर में हमेशा, आज भी मैं जब भी कभी ऐसी मायूसी आती है, जब भी कभी हालात ऐसे आते हैं, एक बशीर बद्र साहब का बहुत अच्छा शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। क्या बात है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है। गज़लों की दुनिया में आप दोनों ने अपने आप को मील का पत्थर तो साबित किया है। जो रचनाएं गाई हैं वो भी मील के पत्थर की तरह हैं। और हम चाहेंगे कि आपके ऐसे बहुत सारे मील के पत्थर जो लोगों को याद हैं, उनमें से इस वक्त मतलब जब आप पता चला हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को कि आप दोनों आ रहे हैं, तो एक फरमाइश भी आ गई थी। उसमें एक रचना है, धुल गया सिंदूर या गुम गया सिंदूर, इस तरह की कोई रचना है। मैं चाहूंगा कि आप वो सुनाएं।
सिंदूर तो अंदर से वो गंभीर बैठी है मिटा सिंदूर तो अंदर से वो गंभीर बैठी है लिए आंचल में अपने एक जग का धीर बैठी है मिटा सिंदूर। और ये अंतरा बहुत ही खूबसूरत, जो टूटा बांध तो बस्ती ही सारी डूब जाएगी, जो टूटा बांध तो बस्ती ही सारी डूब जाएगी, संभाले दोनों नैनों में वो अपने नीर बैठी है, संभाले दोनों नैनों में वो अपने नीर बैठी है मिटा सिंदूर। आप भी अपनी पसंद की कोई गजल बताइए, हम चाहेंगे कि अपने श्रोताओं को सुनवाएं। एक वादा की गजल मुझे बहुत पसंद है, जिसमें एक नया इस्तेमाल, छींकें और खांसियां। अच्छा 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 अच्छा। ये गुलजार साहब की देखिए एक खास उनकी स्पेशलिटी है कि वो ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं जी हाँ जी हाँ। कि हम शायरी में वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो कितना खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींकें झूठी खांसियां, चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींकें झूठी खांसियां, देख के सबको तुझ पे नजर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींकें झूठी खांसियां, देख के सबको तुझ पे नजर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी की वो झांकियां। सोनाली जी, मैं अब एक दूसरे रंग पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी अलग तरह का जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। वो कहते हैं कि संगीत सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, एक सुर भी इधर से उधर हो तो बेसुरा हो जाता है, और यहाँ तो मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये कुछ बताइए मुझे, इन्होंने आपको पसंद किया, आपने इनको पसंद किया, ये वन वे ट्रैफिक था, ये बाद में? जब ताली बजती है तो वो दोनों हाथों से बजनी चाहिए। रूप जी के व्यक्तित्व ने जो इसमें तमाम बातें, उसमें किस बात ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है उनका मतलब साफ बोलना, और जो भी उनके दिल में है वो ही उनकी जुबान पे आता है। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, ये भी बहुत पसंद है। तो रूप जी, इन्होंने जो रहस्य थे वो तो बता दिए, राज की बात बता दी हमें। आप भी तो कुछ बताइए कि इनमें क्या खूबी देखी आपने? आपको इनमें अपनी गजल नजर आई या कौन सा मुखड़ा नजर आया? हाँ, सबसे जो ज्यादा मुझे आकर्षित किया वो डेफिनेटली ब्यूटी, ब्रेन
और मेरी इंस्पिरेशन कि आज मैं जो भी गा रहा हूँ वो अगर सोनाली नहीं होती तो शायद कुछ इतिहास कुछ और ही कहता या कुछ और ही होता मैं अभी तक तबला बजाता रहता। और उसके साथ में जो संगीत से जो प्यार है इसको, अगर मैं 12 घंटे संगीत के साथ में रहता था तो ये 16 घंटे संगीत के साथ में रहती थी। तो ये जो डेडिकेशन था म्यूजिक के लिए, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि संगीत से वाकई में मतलब निखालस होके प्यार कि एक तो हम लोग इस फील्ड में हैं, शोहरत की इज्जत की दुनिया, मतलब शो फील्ड में है, तो हमें पता है कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें तो इसका हमें कुछ सामने से हमें उसका मिलेगा। लेकिन उस वक्त जब ये परफॉर्म नहीं करती थी तब भी इतनी मोहब्बत संगीत के लिए थी। हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक हस्बैंड होने के नाते इन्होंने कभी मेरे करियर को, इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम अब मेरी वाइफ हो और अब तुम्हें घर संभालना है या बच्चे संभालने हैं, या बल्कि इन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। और जब हमारी बेटी पैदा हुई, सुरश्री उसका नाम है, क्या बात है। तो मैं जब उसके जन्म के बाद मैं भूल गई थी कि भाई मैं गाना गाती हूँ, अब बिल्कुल मैं रच गई थी उसमें। और जाहिर है कि फर्स्ट चाइल्ड था तो 6-7 महीने हो गए, तो उसके बाद 6-7 महीने के बाद एक दिन रूप जी आए तानपुरा लेके मेरा, और बच्ची मेरे गोद में थी। तो ये मैं कभी भूल नहीं सकती कि उन्होंने बच्ची को उठा लिया और तानपुरा रख दिया मेरी गोद में, और उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा पहला प्यार है, इसको तुम भूलो मत नहीं तो इसके आगे फिर सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी। नहीं, अभी आपने एक और नाम लिया अपनी जिंदगी के सबसे सुरीले साज का, सुरश्री। उसके बारे में कुछ बताइए। वो जब उसका जन्म हुआ तो बल्कि मेरा कोई ख्वाब था ऐसा कि जब मेरी बच्ची पैदा हो, जो भी लड़का या लड़की, अच्छा, तो मैंने ये कहा था रूप जी से कि एक आप ऐसा करना, बड़ा तिलक लगाना और तबले लेके मैं बिल्कुल डिलीवरी के बाद बिल्कुल पूरा उसको सुनना चाहिए, जैसे बाहर निकले उसको ताल, तबले के ताल सुनने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ख्वाब पूरा हुआ नहीं क्योंकि इनका प्रोग्राम भी था और वो सिजेरियन बेबी भी थी। लेकिन बहुत म्यूजिकल है, बहुत ही अच्छे कान हैं उसके। पियानो सीख रही है, शी इज लर्निंग पियानो। और हमारा एक आखिरी जो हमारा जो रिकॉर्ड था मोहब्बत हो गई, उसमें हमने एक ट्रायो गाया था तीनों ने मिलकर। अरे हाँ, उसमें एक अंतरा उसका भी ऐसे ही उसको मैंने कहा, एक दिन स्टूडियो में आ गई और आकर के बोले मैं भी गाती हूँ। मैंने कहा खड़ी रह जाओ माइक पे, और फिर हमने वो रिकॉर्ड किया, फिर उसको हमने अपने गाने में ऐड किया, तो वो चीज़ बड़ी मजेदार है। यहाँ आप जरा उसको गुनगुना सकते हैं। भले दुनिया लगे दुल्हन, भले रोशन सितारे हो, जहां तक भी नजर देखे नजारे ही नजारे हो, तेरा दीदार ना हो तो कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, तेरा दीदार ना हो तो कुछ भी नहीं हो। फिर वो गाती है ला 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 ला, प्यार के दम से सारा जमाना, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है। और आपने इसके जरिए जो बात कह डाली कि प्यार है दुनिया में तो वही सब कुछ है, और उससे बड़ा संतोष, उससे बड़ा खजाना कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे फनकारों के लिए भी जनता का जो प्यार होता है, सुनने वालों का प्यार, उससे बड़ा इनाम, उससे बड़ी दौलत। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ऋणी हूँ। ये अगर श्रोता अगर ना हो, अगर कानसन ना हो तो शायद तानसेन भी ना होता। और एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ कि कलाकार जैसे एक फूल में जैसे खुशबू होती है, ऐसा कलाकार होता है अपने आप में। तो खुशबू को फैलने का बहुत है शौक, मगर खुशबू को फैलने का बहुत है शौक, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या बात है। तो श्रोता जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन है, हमारे लिए हवा है। वैसे बहुत सुन लिया हमारे श्रोताओं ने आपको भी, और उनका मन भरा नहीं है, लेकिन ऐसा कि उन्हें इंतजार है। वैसे सोनाली जी की गाई हुई रचना का भी, सोनाली जी अपनी एल्बम से कोई बताइए आप जो सुनवाना मैं चाहेंगे। सुनाना चाहूंगी इशारा एल्बम से
एक मेरी गजल परवीन शाकिर की लिखी हुई है। सुंदर कोमल सपनों की बारात गुजर गई जाना। और धूप आंखों तक आ पहुंची है, रात गुजर गई जाना। और लोग न जाने किन रातों की दुआएं मांगा करते हैं, अपनी रात तो वो जो तेरे साथ गुजर गई जाना। अब आखिरी में मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि पार्श्व गायन इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो पहली फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म शशिलाल नायर जी जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो एक फिल्म बना रहे थे अंगार। उन्होंने मुझे कहीं लाइव परफॉर्मेंस में उन्होंने सुना था मुझे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और तुम गाओगे क्या? तो मैंने हाँ कह दिया और उन्होंने लक्ष्मी जी से बात कर ली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक था और लक्ष्मी जी से बात कर ली कि भाई एक लड़का है और उसको चांस देना है और आप सुनिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगे नहीं भाई वो गज़ल सिंगर जो है वो उनके लिए थोड़ा सा प्लेबैक सिंगिंग आना। तो वो किसी तरह से टालते रहे, 2-3 सेटिंग में मुझे टालते रहे। तो एक दिन उन्होंने स्टूडियो में मुझे बुला लिया। लता दीदी गा के गई थी, उनके साथ में डुएट था वो गाना, और मैं माइक पे गया और मैंने मुखड़ा गाया और अंदर से वो बाहर आए और आकर के मुझे गले लगाया उन्होंने और मुझे कहते अच्छा मैं जाता हूँ, तुम पूरा गाना गा लो, अब मैं घर जाता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम बहुत अच्छा गा दोगे इसको। मैं आपका मुखड़ा देख रहा हूँ कि हाँ। आप मुखड़ा सुना रहे हैं। वो गाना कुछ ऐसे था। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। बात वैसे सही है, प्यास बुझती नहीं, मुलाकात गुजर जाती है। हम भी अपने मंजिल के करीब आ चुके हैं वक्त के हिसाब से। जाते जाते ये एक तोहफा। मजा तो आ ही जाता है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़े मुश्किल से मिलता है। प्यार में छुप
कुछ और है। काम वो दुनिया जिसे कहती है कि ना कीजिए, काम वो दुनिया जिसे कहती है कि ना कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। हम अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से रूप कुमार राठौर जी आपको, सोनाली राठौर जी आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सारे सुनने वालों को हमारा नमस्कार। चोरी चोरी उसको करने का मजा कुछ और है, हाँ कुछ और है, हाँ 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 कुछ और है, ओ कुछ और है। आज के मेहमान।